बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी तेज़ी से इस्लामाबाद में अदालत में मेरा तोशाखाना का केस चल रहा है। हुमायूं दिलावर साहब प्रेजाइड कर रहे हैं उसमें, और हमने कोशिश बड़ी की है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा केस ट्रांसफ़र करें यहाँ हुमायूं दिलावर से, क्योंकि ये हक होता है एक जो हर शख्स का, इसका हमें आइन, हमारा कानून हक देता है कि अगर हमें एक इत्मीनान एक जज पे नहीं होता तो हमारा हक होता है कि हम अप्लाई करें कि हमारा केस ट्रांसफ़र कर दें। और ये हमने तब से किया था, ये मैंने कल भी बात की, मैं फिर भी आपको बता दूं कि जब मुझे गैर आइनी और कानूनी तौर पे उठाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और मुझे पुलिस लाइंस में रखा गया, तो उधर एकदम पता चला कि हुमायूं दिलावर साहब ने अदालत गाली और मुझे तलब कर लिया तोशाखाना केस पे। ना मेरा वकील, ना मुझे पता है किसी चीज़ का, और उस केस में फिर फर्द जुर्म लगा दिया। कानून तो यह है कि मुझे बता के लगाना चाहिए था, बताए बगैर लगा दिया। तो हमें तब ही समझ आ गई कि ये हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उसके अगले दिन हमने तब से अप्लाई किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र का। अब मैं बात कर रहा हूँ 12 मई को, ये तकरीबन अब समझ लें कि 3 महीने गुजरने लगे हैं। तब से अप्लाई किया हुआ है और कोशिश करते गए कि हमारा केस इस अदालत से निकाला जाए। उसके बाद बहरहाल जो मैंने आपको बताया कि केस हुआ, मैंने 35 सवाल दिए गए। मुहर्रम की 3 छुट्टियां थी, बड़ी मुश्किलों से हमने वो अकाउंटेंट को ढूंढा। असल में ये सारे सवाल टैक्स के बनते हैं। ये जो इस अदालत में सवाल हैं, ये हैं सारे टैक्स के, क्योंकि कहा जी आपने ये डिक्लेयर नहीं किया, आपने ये बेचा, ये डिक्लेयर नहीं किया। तो मैंने वो सारे 35 के 35 सवालों का जवाब दिया, और हर एक का जवाब मैं खड़े होकर अदालत में एक एक का जवाब दिया। तो वो जो एक जगह, और इन्होंने सरकारी 2 गवाह पेश किए। अब सरकारी गवाहों क्या उन्होंने गवाही देनी थी, तो हमने कहा क्योंकि वो जो जवाब हैं उसके लिए मेरे अकाउंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक 40 साल से मेरे अकाउंटेंट वही फर्म है। मेरे पास जो पैसे आते हैं, जो मेरे खर्चे होते हैं, वो मैं उनको बता देता हूँ। वो फिर टैक्स फॉर्म्स भर देते हैं, वही इलेक्शन कमीशन की फॉर्म्स भरते हैं, वही वेल्थ टैक्स जो होता है वो भरते हैं। तो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो अब मैं तो नहीं जवाब दे सकता कई चीज़ों के। तो मैंने गवाह के अंदर अपने अकाउंटेंट को कहा कि वो बैठे, और वो जो ख़ास तौर पे एक जगह पे बात फंसी हुई है कि जी पैसे तो आप शो कर रहे हैं, लेकिन पैसे के ऊपर आपने ये नहीं लिखा कि तोशाखाना का पैसा था। अमाउंट पूरा है लेकिन तोशाखाना नहीं, वो नहीं लिखा। तो ये अकाउंटेंट ने बताना था कि वो फॉर्म उसने जैसी भी भरी, क्योंकि फॉर्म तो वो भरता है। बहरहाल 1 घंटे का टाइम दिया गया और कहा कि 1 घंटे में अब ये नहीं पहुंचेगा तो चलो। अब अकाउंटेंट 1 घंटे में कैसे पहुंच सकता है? ये कोई मिलिट्री ट्रायल तो नहीं हो रहा। उसको विटनेस ख़त्म कर दिया, और भी हमने बुलाए हुए थे विटनेसेस जिन्होंने गवाही देनी थी इन्हीं चीज़ों को, और जो मेरा हक है। अब एक फेयर ट्रायल होता है कि आपको मौका मिले कि मुझे अक्यूज़ करें, मुझे मौका तो दें कि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। नहीं मौका दिया गया, और बड़ी जल्दी सब कुछ तेज़ी से किया जा रहा है। छुट्टियों में कभी ट्रायल नहीं होता। ये आजकल अदालतों की छुट्टियां हैं, छुट्टियों के अंदर डे टू डे ट्रायल हो रहा है। जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह ये बस जल्दी से ख़त्म हो जाए। मौका भी नहीं दे रहा है। एक दिन क्या हो जाएगा कि 1 दिन डिले हो गया, 2 दिन डिले हो गया, कौन सी क़यामत आ गई? विटनेसेस आए, हम तो मुतमईन हो जाएं कि हमने अपना केस पूरी तरह लड़ा है। लेकिन छुट्टियों के अंदर भी जल्दी पड़ी हुई है कि किसी तरह फैसला आए। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे कहना पड़ता है कि मैं काफ़ी मायूस हूँ कि वो ना फैसला करते हैं, वो खींचते भी जाते हैं, वो
पूरा मौका दे रहे हैं कि ये जब फैसला हो जाए, यानी अगर हमने ट्रांसफ़र का इतनी देर अप्लाई किया हुआ तो कम से कम फैसला तो करें, तो करते भी नहीं है। बहरहाल वहाँ भी उनको भी मैंने कहा, बड़ी देर का कहा हुआ है कि हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मुझे कोई एतमाद नहीं है। जब मुझे उठाया गया वहाँ से, आप सोचें कि मुझे गैर कानूनी और आईनी तौर पे उठाया गया उनकी अदालत से, और उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया। यानी असल में तो उनको इलीगल करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को तो जाने की नौबत नहीं होनी चाहिए थी। उनकी अदालत में बैठा हूँ, शीशे तोड़ के, डंडे मार के, वकीलों को मार के, वो बेचारा रजिस्ट्री स्टाफ उनको डंडे मार के, और मुझे घसीट के ले गए वहाँ से इनकी अदालत से, और चीफ जस्टिस ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसको जायज़ करार दे दिया गया। उसके बाद जो उससे पहले ट्रिलियन केस था, 3 मेंबर बेंच बैठा, दो जजेस ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मेंटेनेबल है केस, चीफ जस्टिस आप फैसला नहीं कर रहे, वो भी वो लटकाया हुआ वहाँ। और हमें आज़म स्वाति को बहुत एतराज़ात थे, उन्होंने लेटर लिखा कि मुझे एतमाद नहीं है आपके ऊपर। तो ना वो अपने आप को रिक्यूज़ करते हैं, ना इधर नीचे से रिक्यूज़ कर रहे हैं। और फिर हमें बड़ा एक सीरियस चीज़ है ये जो फेसबुक पे, देखिए फेसबुक 90 दिन तक फेसबुक का रिकॉर्ड उनके पास पड़ा होता है। अगर FIA या जज साहब एक सिर्फ आपको ईमेल कर दिए फेसबुक को कि ये केस हो रहा है, आप मेहरबानी करके बता दें कि 90 दिन तक इनकी जो भी फेसबुक में पोस्ट थी वो कौन सी थी, क्योंकि 90 दिन तक जो लोगों ने देखा है और पोस्ट भी किया है कि उसके जो हुमायूं दिलावर की पोस्ट थी उस पर उन्होंने जो उनका मेरे मुतालिक पोस्ट की हुई है, वो तो अगर कोई भी देख ले तो मुझे तो उनसे इंसाफ नहीं मिल सकता। लेकिन वो FIA के पास गए और FIA ने जनाब काजीवुड, क्योंकि डिलीट हो गई हैं, वो FIA ने क्लीन चिट दे दी, मैच फिक्स हुआ है। अभी भी अगर आप किसी को इंसाफ की फिक्र है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या FIA को, तो बड़ा सीधा है कि एक ईमेल करें और फेसबुक को कहें कि हमें 90 दिन का दे, उसमें पता चल जाएगा कि क्या दिलावर साहब मुझे इंसाफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मैं इसके बाद दूसरी भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये तो अब देखते हैं, ये बड़ी तेज स्पीड से चल रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि जो फेयर ट्रायल होती है वो मुझे मिलेगी, जो मेरा राइट है। दूसरी चीज़ ये जो इन्होंने 2 बिल्स असेंबली में लेके आए बड़ी तेज़ी से, पता नहीं इन्होंने कितने बिल पास कर दिए, 1 घंटे के अंदर कोई 15 नई लेजिस्लेशन ले आए। वो गवर्नमेंट जो जा रही है 15 लेजिस्लेशन, 8-10 लोग बैठे हुए थे असेंबली में, जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया, ना वो बिल पढ़े गए हैं ना कुछ है, जल्दी से, और सारा बिल के पीछे बदनीयती है। और ये जो 2 बिल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, सीक्रेसी एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस एक्ट, यानी ये जो 2 बिल हैं, ये तो एक कौम को गुलाम बना रहे हैं। ये तो स्टालिन की USSR के अंदर इस तरह के तो कानून बनते थे, या नाज़ी जर्मनी में बनते थे, लेकिन ये किसी आज़ाद माशरे में तो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि इंटेलिजेंस एजेंसी फैसला करेंगी, किसी घर में भी घुस जाएंगी और फैसला करेंगी कि ये घर के अंदर कोई दहशतगर्द है, और वारंट एक जो होता है घर में घुसने से पहले आपको सर्च वारंट लेना पड़ता है, उसके बगैर आप घुस जाएंगे घरों में, किसी के घर में भी घुस जाएंगे और कुछ भी करेंगे, और किसी को उनको रोकना नहीं चाहिए। तो ये तो एक मुल्क में बिल्कुल ही गुलामों को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। फिर सीक्रेसी है, एक और एक्ट ले आए हैं कि आप किसी भी अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई आदमी है, उसका आप नाम भी नहीं ले सकते। अगर आपने नाम ले लिया तो वो आप कोई स्टेट से गद्दारी कर देंगे, सेडिशन है वो। तो ये तो इस तरफ जा रहा है कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी इस तरह की हालात नहीं थे। ये तो बिल्कुल एक वो माशरा, और मुझे लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं कि इन्होंने तो इलेक्शन का कोई नियत ही नहीं नज़र आ रही। तो अगर इलेक्शन नहीं करवाने तो उसके बाद तो फिर लोगों को कंट्रोल ही करना पड़ेगा, तो इन्हीं हरबों से कंट्रोल करना पड़ेगा।
और मुझे जो खौफ आ रहा है, मैं आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पख्तूनख्वा है उसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इस वक्त उन लोगों को ऊपर मुसल्लत कर दिया है जो जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और वो जो वहाँ कर रहे हैं, जिस तरह की करप्शन हो रही है और जिस तरह का वहाँ वो सुबह आहिस्ता आहिस्ता वहाँ दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, लाकानूनियत बढ़ती जा रही है, तो वो तो लोगों को पहले नौजवान वहाँ सारे कबायली इलाके का जो जिस तरह की तबाही मची थी, जो जिस तरह की कत्लो गारत हुई है कबायली इलाके में, ड्रोन अटैक से, मिलिट्री ऑपरेशंस, ऊपर से तालिबान एक तरफ, वो दूसरी तरफ फौज, तो वो जो लोगों से हुआ, जिस तरह की तबाही मची वहाँ, तो वो तो उसी से अभी निकल रहे हैं। तो अगर ये उसी तरफ चला गया फिर से, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, क्या उनको अंदाज़ा है कि नीचे ग्राउंड के ऊपर किस तरह का गुस्सा उठ रहा है? क्या अंदाज़ा है कि जब वो पुलिस लाइंस के अंदर जब 100 पुलिस वाले शहीद हुए थे, पता है नीचे से क्या आवाज़ें आ रही थी? और अब जो बजौड़ में हुआ, इसके ऊपर सारे पख्तूनख्वा के अंदर किस तरह का गुस्सा गया है? क्या किसी को अंदाज़ा है कि ये किस तरफ जा सकता है? और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, एक ही तरीका है कि ये जो नीचे ग्राउंड के ऊपर गुस्सा है, ये तब निकलता है जब इलेक्शंस करवाते हैं। इलेक्शंस में लोगों का गुस्सा निकल जाता है, और फिर एक जब मुंतखब गवर्नमेंट आती है, लोग उम्मीद लगा लेते हैं, और होता क्या है कि वो जो सारा टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, इस्तेकाम आ जाता है मुल्क में। तो ये जो दूसरी तरफ अभी कोशिशें हो रही हैं, जो लोग इस मुल्क में जिनका जीना मरना है, उनको खौफ आना शुरू हो गया। जो 12 लाख यहाँ से प्रोफेशनल्स छोड़ के गए हैं और जा रहे हैं आज, हमें समझ आना चाहिए कि उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई है। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि एक माशरे में लोगों की उम्मीद चली जाए। तो जिस तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ तो कोई रोशनी नहीं नज़र आ रही, और अगर इन्हीं लोगों ने बैठे रहना या इसी तरह पाकिस्तान में इलेक्शंस के बगैर एक कंट्रोल्ड गवर्नमेंट चलानी है और लोगों को कंट्रोल करके चलाना है, मैं ये अपने तजर्बे से एक तारीख का एक तालिब इल्म हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सियासत में एक ज़ीरो से एक पार्टी आज सबसे बड़ी माशाल्लाह पाकिस्तान की पार्टी है, जो मेरा तजर्बा है अवाम का, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान को उधर लेके जा रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि वो डंडे के ज़ोर से इस मुल्क को कंट्रोल कर लेंगे, वो समझते नहीं हैं, अवाम की सोच नहीं समझते, ना वो तारीख जानते हैं, ना वो पॉलिटिक्स समझते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरनाक अंधेरे की तरफ हम लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।